हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, हमने देखा था कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने देखा था बेटा कि कैसे क्रियात्मक समूह कितने तरह के हमने क्रियात्मक समूह देख लिए थे, ठीक है ना। आप लोगों को वो याद नहीं करना है, आप लोगों को एक बार नज़र घुमाते रहना है, वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। बस उसमें जो कीमती चीज़ें थी वो याद करने लायक थी। जैसे मैंने आपको बताया था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन अलग अलग क्रियात्मक समूह होते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल समान क्रियात्मक समूह होते हैं। और अगर अपन बात करें कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड अलग क्रियात्मक समूह माने गए और अल्कोहल और फिनॉल अलग क्रियात्मक समूह माने गए। बाकी तो सब चीज़ें नॉर्मल ही थी, ठीक है ना। थोड़ी सी पिछली क्लास में तबीयत ढीली थी, लेकिन आज एकदम उम्दा तबीयत है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपन बढ़िया से, ठीक है ना। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा वो बहुत आगे तक हमारे लिए काम का है। पूरी कार्बनिक रसायन में सबसे ज़्यादा काम का वो है बेटा समावयवता के अंदर। समावयवता में बहुत ज़्यादा इसका योगदान आएगा। मैं तो कहता हूँ समावयवता क्या, हर एक टॉपिक में इसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे क्या है, जैसे मैं भी बहुत सारे सवाल है ना इसके थ्रू ही कर लेता हूँ। मतलब अगर मैं ऑप्शन के थ्रू जाऊँ तो इसके थ्रू भी सवाल हो जाते हैं कभी कभी। तो क्या है बेटा, असंतृप्तता की कोटि। असंतृप्तता की कोटि या फिर द्विबंध तुल्यांक भी बोलते हैं बेटा इसको। सब नाम है, अपन इसके इंग्लिश वाले नाम भी देखेंगे क्योंकि अपन उससे ही काम चलाएंगे। और इसी को बेटा हाइड्रोजन की कमी की मात्रा भी बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की कमी की मात्रा, ये सब इसी के नाम है बेटा, है ना। अब अगर मैं इसके इंग्लिश नामों की बात करूं तो असंतृप्तता की कोटि को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और इसको शॉर्ट में मैं यूज करूंगा बेटा, क्या यूज करूंगा, DU। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए DU वर्ड। फिर नेक्स्ट बेटा क्या है, द्विबंध तुल्यांक। इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को शॉर्ट में बेटा DBE बोलते हैं ना। DBE भी आपको देखने को मिल जाएगा जगह जगह पे। और इसको बोलते हैं बेटा इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ये बहुत कम जगह पे आपने को देखने को मिलेगा, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इसको शॉर्ट में ISD से लिख देते हैं, ठीक है। खैर, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट नाम से थोड़ा बहुत क्लियर होगा बेटा। डबल बॉन्ड की बात चल रही है, डबल बॉन्ड को नापना है, अनसैचुरेशन को नापना है। जैसे मान लो अपन कहीं डिस्टेंस को नापते हैं, दूरी को नापते हैं, तो अपन किस में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक है। अगर अपन खेतों की बात करें तो अपन एकड़ में नापते हैं, ठीक है। कपड़े की बात करें तो फिट, जैसे दीवारों को नापते हैं तो फिट में नापते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर यौगिक के अंदर असंतृप्तता को नापना है कि यौगिक में कितनी असंतृप्तता मौजूद है, तो वो किससे नापते हैं, अपन DU के माध्यम से नापते हैं। इसको बोलते हैं असंतृप्तता की कोटि। अब असंतृप्तता क्या है और संतृप्तता क्या है। असंतृप्तता का विपरीत संतृप्तता, ठीक है। संतृप्तता और अनसंतृप्तता मतलब सैचुरेशन और अनसैचुरेशन क्या है। संतृप्तता का मतलब है ऐसे यौगिक जो खुली श्रृंखला होते हैं और जिनमें केवल सिग्मा बंध पाए जाते हैं, वो संतृप्त यौगिक होते हैं। सिंपल सी क्लियर सी परिभाषा है, ठीक है ना, कि ऐसे यौगिक जिसमें केवल और केवल क्या होंगे बेटा, सिग्मा बंध होंगे और वो खुली श्रृंखला होंगे, वो कैसे होंगे, संतृप्त यौगिक होंगे। अगर यौगिक में वलय आ रही है या द्विबंध त्रिबंध आ रहा है तो यौगिक कैसा होगा, असंतृप्त होगा। सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बता दिया। तो यही लिख लेंगे सबसे पहले। तो ऐसे यौगिक जो खुली श्रृंखला होते हैं एवं जिनमें केवल सिग्मा बंध होते हैं, उन्हें संतृप्त यौगिक कहते हैं। अब मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं कि असंतृप्तता क्या होती है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि यौगिक में असंतृप्तता द्विबंध या वलय की वजह से
द्विबंध हो, त्रिबंध हो, मतलब पाईबंध और वलय के कारण आती है। तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि असंतृप्तता क्या है। तो मैं सीधे लिख देता हूं, अपने काम की वही बात है बेटा, यौगिक में असंतृप्तता पाईबंध एवं वलय के रूप में पाई जाती है। ठीक है ना, एकदम सिंपल भाषा में लिखा है अपन ने कि यौगिक में जो है असंतृप्तता किसके फॉर्म में होती है, या तो पाईबंध में होगी या फिर वलय के रूप में होगी। अगर यौगिक संतृप्त है तो वो कैसा होगा बेटा, खुली श्रृंखला होगा और उसमें केवल और केवल सिग्मा बंध होंगे। बात समझ में आती है। और इस पाईबंध और इस वलय को नापने का तरीका, यौगिक में जो असंतृप्तता उसको नापने के तरीकों को क्या बोलते हैं हम, DU या DB या ISD। अब यौगिक में असंतृप्तता कैसे पता चलेगी, कितने हाइड्रोजन की कमी है उससे यौगिक में असंतृप्तता पता चलती है। हाइड्रोजन की कमियों से हमें असंतृप्तता का पता चलता है। बेसिकली जो परिभाषा है, अगर मैं टेक्निकल परिभाषा की बात करूं तो हाइड्रोजन की कमी की मात्रा को असंतृप्तता कहते हैं। बात समझ में आ रही है, तो वो भी लिख लेते हैं। यौगिक में कितनी हाइड्रोजन की कमी है वह असंतृप्तता बताता है और इसे मापने के तरीके को DU कहते हैं, शॉर्ट में असंतृप्तता की कोटि कहते हैं। ठीक है ना, असंतृप्तता की कोटि कहते हैं। अब देखो, जो संतृप्त यौगिक होगा उसमें हाइड्रोजन की कमी होगी ही नहीं, उसमें पूर्ण रूप से हाइड्रोजन लगे होंगे, सारे के सारे सिग्मा बंध होंगे। अगर मैं उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करा रहा हूं तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, वो क्रियाशीलता दिखाएगा ही नहीं, वो अभिक्रिया दर्शाएगा ही नहीं। लेकिन असंतृप्त यौगिक उसी की जगह पर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराने पर वो क्या करेंगे, टेस्ट देंगे, वो क्या करेंगे, अभिक्रिया दर्शाएंगे, वो क्रियाशील होंगे। मतलब अगर मुझे असंतृप्त यौगिक पहचानना है तो मैं किसके साथ अभिक्रिया करा दूं बेटा, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा दूं। अगर असंतृप्त यौगिक में हाइड्रोजन जुड़ रहे होंगे इसका मतलब उसमें असंतृप्तता है। अगर यौगिक में हाइड्रोजन नहीं जुड़ पा रहे होंगे तो यौगिक कैसे होंगे, संतृप्त। सिंपल भाषा, यौगिक में अगर हाइड्रोजन जुड़ पा रहे हैं तो वो असंतृप्त है, यौगिक में हाइड्रोजन नहीं जुड़ पा रहे, यौगिक में हाइड्रोजन की कमी नहीं है तो वो कैसे, संतृप्त यौगिक है। यौगिक में किस फॉर्म में आपको असंतृप्तता दिखेगी, पाईबंध और वलय के रूप में दिखेगी। अगर पाईबंध और वलय नहीं है तो यौगिक कैसा है, संतृप्त है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई सर कि खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक की अगर मैं DU नापने जाऊं तो वो कैसी आनी चाहिए सर, 0 आनी चाहिए, क्योंकि DU क्या है, DU तो हाइड्रोजन की कमी है सर, DU तो पाईबंध और वलय है, और खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक में तो पाईबंध वलय आएंगे नहीं, तो वहां तो DU कैसे आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस चीज को और समझते हैं फिर लिखेंगे। इधर देखो आप, अगर मैं बात करूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लो मैंने एक यौगिक लिखा CnH2n+2, बताओ ये कौन सा यौगिक है, किसका सामान्य अनुसूत्र है बेटा, ये एल्केन का सामान्य अनुसूत्र है। और ये एल्केन का सामान्य अनुसूत्र है, इसमें कोई हाइड्रोजन की कमी नहीं। अगर मैं इसमें हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता दिखाना चाहूँ, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया दर्शाना चाहूँ तो ये अभिक्रिया दर्शाएगा ही नहीं। ये कैसा है बेटा, ये है संतृप्त यौगिक। कैसा है ये संतृप्त यौगिक है बेटा, यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर मैं इसके लिए DU निकालना चाहूंगा तो DU कैसे आएगी, 0। DU किस फॉर्म में आती है बेटा, नंबर के फॉर्म में, 0 1 2 3 4 5, दशमलव के फॉर्म में भी आ सकती है, लेकिन हमें नंबर के फॉर्म में देखना है अभी फिलहाल। अगर मान लो मैं इसमें से 2 हाइड्रोजन की कमी कर दूं, 2 हाइड्रोजन की कमी से यौगिक के अंदर 1 DU आना चालू हो जाती है बेटा। अगर मैं यहाँ पर CnH2n लिख दूंगा, क्योंकि जैसे मैं 2 हाइड्रोजन कम करूंगा तो ये कैसा रह जाएगा, CnH2n। अब ये क्या हो गया बेटा, मैं इसको एल्किन नहीं लिखूंगा, क्योंकि एल्किन भी हो सकता है, ये साइक्लो एल्केन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अभी मैं बता दूंगा कैसे। मैं इसके लिए लिखूंगा केवल और केवल कि ये कैसा है बेटा, असंतृप्त यौगिक है, क्योंकि इसमें अब चांसेस है हाइड्रोजन के जुड़ने के, इसकी अब औकात है हाइड्रोजन को लेने की, क्योंकि ये इसमें बदल सकता है लेकिन ये फर्दर हाइड्रोजन नहीं ले सकता, क्योंकि कार्बन की 4 ही संयोजकता होती है। ठीक है, ये कैसा बेटा, असंतृप्त यौगिक है। और असंतृप्त यौगिक होने के साथ साथ अगर मैं इसकी DU चेक करूं तो 2 हाइड्रोजन की कमी से यौगिक में बेटा 1 DU उत्पन्न होती है, तो इसकी DU क्या हो गई, 1। अगर इसमें से मैं फर्दर 2 हाइड्रोजन और निकाल दूं
तो ये क्या हो जाएगा बेटा CnH2n-2। और अगर मैं आगे वाले से कंपेयर करूं, 0 से कंपेयर करूं, तो अब कितने हाइड्रोजन कम हो चुके हैं? 4 हाइड्रोजन कम हो चुके हैं। यानी कि एक चीज तो निश्चित है कि इसकी DU कितनी आ रही होगी बेटा? 2। और ये कैसा है बेटा? असंतृप्त यौगिक है, क्योंकि ये अब हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया दर्शा सकता है, हाइड्रोजन ले सकता है। बात समझ में आ रही है आपको? इसमें हाइड्रोजन की कमी है, इसके अंदर DU 2 है। सर ये तो एल्कीन का सामान्य अणुसूत्र है। हाँ, ये एल्कीन का सामान्य अणुसूत्र है, लेकिन ये सिर्फ एल्कीन का सामान्य अणुसूत्र, ये कहना गलत होगा। हाँ, ये एल्काइन का, ये एल्कीन का सामान्य अणुसूत्र है, लेकिन ये सिर्फ एल्कीन का सामान्य अणुसूत्र होगा, ये कहना गलत होगा। ये एल्काइन का सामान्य अणुसूत्र है, लेकिन सिर्फ एल्काइन का होगा, ये कहना गलत होगा। इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से भी अभी प्रूफ कर दूंगा और फिर कुछ बातें भी लिखा दूंगा। चलो अपन एग्जांपल ले लेते हैं, DU का मकसद भी समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं उदाहरण की बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा C4H8। बताओ C4H8 किसके जैसा दिख रहा है बेटा? CnH2n जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? n की वैल्यू 4 डालो तो C4H8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जैसे ही C4H8 आएगा बेटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है DU क्या आ रही है? 1। अब एक DU का मतलब क्या हो सकता है? सोच के देखते हैं। DU 1 का मतलब क्या हो सकता है? DU 1 का मतलब ये हो सकता है बेटा कि हो सकता है इसमें एक द्विबंध हो। भाई पाईबंध की वजह से DU आ सकती है, या वलय की वजह से, या फिर क्या हो सकता है बेटा? इसमें एक वलय हो। हर एक पाईबंध एक DU देता है, हर एक वलय एक DU देता है। एक DU का मतलब क्या है बेटा? या तो यौगिक में इसमें एक पाईबंध हो या फिर एक वलय हो, एक द्विबंध हो या फिर एक वलय हो। तो मुझे ये पता चल गया कि C4H8 की जो संरचनाएं बनेंगी वो या तो पाईबंध वाली बनेंगी या एक वलय वाली बनेंगी। तो अब मैंने बनाना चालू किया C4H8 की संरचनाओं को। तो मैं क्या क्या बनाऊंगा बेटा? पहले पाईबंध वाली बनाऊंगा, तो सबसे पहले मैंने ये वाली बंध बनाई, फिर मैंने ये वाली संरचना बनाई, फिर मैंने ये वाली संरचना बनाई। इसके अलावा मैं नहीं बना सकता। आपको ये नहीं जानना कैसे बनाई, आप ये देखो, इसको निकाल लो आप, C4H8 आएगा इसका। अरे 1 2 3 4 कार्बन है, 3 2 5 1 6 और 2 8 हाइड्रोजन है। C4H8 इसकी DU कितनी आ रही है बेटा? 1। इसकी DU कितनी आ रही है? 1। इसकी DU कितनी आ रही है? 1, क्योंकि हर एक पाईबंध पे कितनी DU उत्पन्न होती है? 1। और दूसरे कौन से यौगिक हो सकते हैं बेटा? C4H8 के वलय वाले। तो यहाँ पे ये 4 कार्बन की ऐसे वलय बन सकती है, 3 कार्बन की ऐसे वलय बन सकती है। ये सब C4H8 को दर्शा रहे हैं। एक वलय का मतलब क्या है बेटा? DU कितनी आ रही है? 1। वलय का मतलब क्या है? DU कितनी आ रही है? 1। इसी प्रकार से बेटा अगर मैं आपसे एक और चर्चा करूं, आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है? एक और उदाहरण देखते हैं बेटा, एक उदाहरण और देखते हैं C4H6, जो कि किसको बिलोंग कर रहा है? C4H6। पहले इधर देखो, अभी तो आप बोल रहे थे कि सर ये तो एल्कीन का सामान्य अणुसूत्र है, लेकिन ये सिर्फ एल्कीन का सामान्य अणुसूत्र है या चक्रीय एल्केन का भी सामान्य अणुसूत्र है? साइक्लो एल्केन का भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा एल्कीन वगैरह, दोनों को दर्शा रहा है वो। अब CnH2n-2 के लिए बात करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा C4H6, तो इसका मतलब है CnH2n-2 है, CnH2n-2 है। अब इसकी DU कितनी आ रही है बेटा? 2। अब 2 DU का मतलब क्या हो सकता है? या तो उसमें 2 पाईबंध आ रहे हो, 2 द्विबंध आ रहे हो सकता है उसमें एक त्रिबंध आ रहा हो सकता है उसमें एक पाईबंध आ रहा हो और एक वलय आ रही हो। भाई यौगिक में कैसे उत्पन्न होती है DU? 2 फॉर्म में, 2 रूप में मैंने लिख दिया, एक या तो पाईबंध के रूप में या वलय के रूप में। हर एक पाईबंध के लिए एक DU होगी, हर एक वलय के लिए एक DU होगी। तो या तो एक इसकी 2 हो गई, या फिर ऐसा कैसे हो सकता था? 2 पाईबंध आ रहे, इसकी 2 हो गई, एक पाईबंध एक वलय आ रहा है, इसकी हो गई, और एक और क्या हो सकता है? वलय प्लस वलय। अभी अपन ने एक्चुअल परिभाषा तो लिखी नहीं DU की। एक्चुअल परिभाषा मैंने अभी आपको ये बताया है कि यौगिक में किस प्रकार से DU उत्पन्न होती है, पाईबंध और वलय के रूप में। हाइड्रोजन की कमी की वजह से DU उत्पन्न होती है, लिखा है मैंने आपको। संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक क्या होता है ये बताया। जो एक्चुअल परिभाषा है, जिससे मतलब आप कभी भी अटक जाओ सवाल में तो वो लग जाएगा, वो भी बता दूंगा अभी, ठीक है? तो अब इसमें 4 तरह के यौगिक बन सकते हैं C4H6 के। 4 तरह के, आपको नहीं बनाने, मैं बना के बता रहा हूं आपको। आपको तो सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि ये जो कह रहा है ये कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा, ये पागल तो नहीं बना रहा। तो आपको ये चेक करना है कि हर जो स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ, हर संरचना जो मैं लिख रहा हूँ, वो C4H6 की एक ही नहीं है। इतनी सी बात मेरे लिए देखो, DU से कितनी आसानी हो जाएगी। ये 4 तरह के केस है, मैं फटाफट खटखट संरचना बना दूंगा, और मैं आपको गारंटी कहता हूं जैसे ही मैं समावर्तन चैप्टर चालू करूंगा आप भी बनाने लग जाओगे। यहाँ पे पाईबंध, यहाँ पे पाईबंध, यहाँ पे पाईबंध, यहाँ पे पाईबंध, ये बन नहीं सकता बेटा क्योंकि कार्बन के 5 बंध हो गए, तो इसको हटा दो, फ्री करो, ठीक है?
फिर यहाँ पे देखो अब ट्रिपल बॉन्ड वाले बनाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड वाला ये हो गया, त्रिबंध वाला ये संभव है। फिर द्विबंध प्लस वाले की बात करूँ तो द्विबंध प्लस वाले में ये संभव है, द्विबंध प्लस वाले में ये संभव है, द्विबंध प्लस वाले में ये संभव है, द्विबंध प्लस वाले में ये संभव है। और वलय प्लस वलय की बात करें बेटा तो वलय प्लस वलय में ये संभव है। आप तो बोल रहे थे सर, मैं नहीं बोल रहा था, आप लोग बोल रहे थे, आप तो बोल रहे थे कि C4H6 जो है सर CnH2n-2 जो है वो तो सिर्फ एल्काइन होता है, एल्काइन का सामान्य अनुसूत्र। अबे गधो, एल्काइन का सामान्य अनुसूत्र नहीं है, ये सबका सामान्य अनुसूत्र है। हो सकता है वो एल्काइन हो सकता है वो डाइएल्कीन हो, ठीक है ना, डाइईन हो, ठीक है, हो सकता है वो एल्कीन के साथ चक्रीय एल्कीन हो, ऐसा हो सकता है बाइसाइक्लिक यौगिक हो। ये सबका CnH2n-2 है। आप चेक कर लो हर किसी के लिए C4H6। भाई गधा बोला बुरा मत मानना, निकल जाता है मुंह से जो सच है, सॉरी, है ना। तो ये इस तरह से C4H6 के इतने सारे बन सकते हैं। इन सब का मतलब क्या है, इन सब में DU दो, 1 2 1 2 1 2 किसके रूप में, एक पाइबंद की एक वलय की DU 2, एक पाइबंद एक वलय की DU 2, एक 2 वलय आ रही है इसमें तो DU कितनी आ रही है, 2। अब मैं आपको एक परिभाषा बताने जा रहा हूं, इसी यौगिक में खेल कर दूंगा उसका मैं। कितने बंध तोड़ने पर, भाई अपन को क्या देखना है, संतृप्त यौगिक की DU कितनी होती है बेटा, 0। संतृप्त यौगिक की खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक की DU क्या आती है बेटा, 0, क्योंकि उसमें सारे सिग्मा बंध है, कोई वलय नहीं है। अगर अपन कैसे भी करके यौगिक को खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक में बदल पाए तो हम बता देंगे कि कितने स्टेप में अपन ने बदली है। जितने स्टेप में अपन बदल के आएंगे उसको, कम से कम स्टेप्स में, उतनी उसकी DU हो जाएगी, ठीक है। तो कितने बंध तोड़ने पर यौगिक, ध्यान से सुनना, कितने बंध तोड़ने पर यौगिक खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक में बदल जाता है, वो यौगिक की क्या होगी, वो यौगिक की असंतृप्तता की कोटि होगी, द्विबंध तुल्यांक होगा, ठीक है। कैसे, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये खुली श्रृंखला है, लेकिन क्या ये संतृप्त है क्या, नहीं। संतृप्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, सारे सिग्मा बंध। तो बताओ, मैंने एक पाइबंध हटा दिया बेटा, ठीक है ना, ये पाइबंध हटा दिया, क्या अभी ये खुली श्रृंखला संतृप्त बना, नहीं। फिर एक और पाइबंध हटा दिया, अब बन गया, बिल्कुल। कितने बंध तोड़ने पर बना, 2, यानी कि इस यौगिक की DU कितनी आई, 2। यार बेवकूफ बना रहे हो, इसमें लग गया आपका। अरे इसमें देख लो, इसकी DU कितनी आ रही है, 2। कितने बंध तोड़ने पर, एक बंध तोड़ा, अभी भी DU नहीं निकली, अब एक और तोड़ा, अभी ये खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक बन गया। भाई साहब देखो आप, ये खुली श्रृंखला सब कितने बंध तोड़ने पर बना, 2, इसलिए इसके DU कितनी आ गई, 2। समझ में आ रही है सर, ये वलय में लगा के बताओ तब माने। भैया यहाँ पे देखो, इस वलय को अगर मुझे खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक में बदलना है तो बेवकूफों की तरह तो मैं बदलूंगा नहीं। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इस पाइबंध को हटाऊंगा, मेरे को तो मिनिमम से मिनिमम में बदलना है। ये पाइबंध हटाया, अभी भी ये क्या खुली श्रृंखला बना, नहीं। फिर मैंने क्या करा बेटा, एक बंध को और हटा दिया यहाँ से, ये देखो एक बंध को और हटाया, तो अब कितनी आ गई, खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक में बदल गया, इसकी DU कितनी आ गई, 2। और मैं तो 2 ही बता रहा था। फिर ये देखो, इधर देखो आप, यहाँ पे देखोगे आप, तो अगर मैं देखूँ इस यौगिक को मुझे खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक में बदलना है, कितने बंध तोड़ने पे बदलेगा वो देखते हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ से इस बंध को तोड़ दिया, क्या अभी ये खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक बना, नहीं, अभी भी ये बंद है। लेकिन मैंने एक और बंध तोड़ दिया, क्या ये बन गया, हाँ। कोई भी बच्चा मुझे चैलेंज नहीं कर सकता इस बात को लेकर कि सर हम तो एक में ही इसको खोल देंगे। मजाक नहीं चल रहा, 2 में ही खुलेगा वो। DU कितनी आएगी, 2, इस यौगिक की भी 2। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए परिभाषा हो गई बेटा कि खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक की DU जो होती है वो 0 होती है। और इसके लिए हम क्या करें, कितने बंध तोड़ने पर यौगिक खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक बन रहा है, वो उसकी DU हो जाएगी। तो इसको भी ऐड करेंगे हम, इसको भी लिखेंगे। तो मैं ये मिटा रहा हूँ बेटा, इधर वाला, ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा ये। इस परिभाषा को भी अपन ऐड करेंगे। और वो वाली बात, जितने पॉइंट में लिखा रहा हूँ ना बेटा, कुछ भी पॉइंट उठ के आ सकता है, ऐसा नहीं है मैं अपनी मर्जी से ठोक रहा हूँ पॉइंट। स्टेटमेंट में आपसे कैसे भी पॉइंट पूछ सकता है, ठीक है। आजकल कुछ भी पूछ रहे हैं लोग। चलो, अगर मैं बात करूं तो एक और बात मेरे सामने क्या निकल के आई कि कितने बंध तोड़ने पर, भाई हमें ऐसी भाषा में लिखना है जिससे हमें समझ में आए, हमें किताबी ज्ञान नहीं चाहिए। कितने बंध तोड़ने पर यौगिक खुली श्रृंखला यौगिक में बदलता है, वह उस यौगिक की DU कहलाती है।
आसान है, पहले मैंने आपको समझाया उसके बाद मैं लिखा रहा हूं आपको, ठीक है। वो उस यौगिक की du कहलाती है। एक बात और ऐड करेंगे इसमें कि खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक की du 0 होती है, du = 0 होती है। सिंपल है। खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक की du कैसी होती है? 0। और संतृप्त यौगिक कैसा होता है? जिसमें केवल सिग्मा बंद होते हैं। असंतृप्त कौन सा होता है? जिसमें पाई बंद भी हो सकता है और वलय भी हो सकती है, ठीक है। और कितने बंद तोड़ने पर? सारी बातें क्लियर है, सब लिखा पढ़ी अपन ने कर लिया। अब अपन किस पे आएंगे? सर ये इतना कच्चा चिट्टा पता नहीं क्या बोल रहे हो। du1 का मतलब समझ में आया आपको, du2 का मतलब समझ में आया। du1 मतलब एक पाइबंद या वलय, du2 का मतलब ये ऐसे ऐसे केस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपन को इतना दिमाग नहीं लगाना, अपने को तो सिंपल 3 केस बताऊंगा आपको। अगर अणुसूत्र दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अनुसंरचना दी हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। मुद्दा क्या है, अपने को सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसी चीजें आई क्यों आई, इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, मकसद भी समझ में आया, मतलब भी समझ में आया। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो सिंपल तरीके से कर लेंगे। और भैया du निकालना आना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें आ जाएंगी आगे चल के। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा मैं क्या है गुस्सा भी हो जाता हूँ कभी कभी, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, चलता है सब। खैर यहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आपको सबसे पहला केस बता रहा हूँ कि कैसे du आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। सबसे पहला केस, ये सब मिटा देते हैं, कचरा बट्टी, बोर्ड एकदम खाली चाहिए अपने को। येलो अपन ने खाली कर लिया, येलो और खाली कर लेते हैं। ये भी लिख लिया होगा आप लोगों ने, येलो सब खाली, हटाओ। 1 नंबर बोर्ड हो गया। चलो केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या है बेटा? अणुसूत्र दिया हो। अगर अणुसूत्र दिया हो तो हम du कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला है और उससे du निकल जाएगा। 99% आपको दिक्कत नहीं आएगी, और 1% मैं आने नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो 99% दिक्कत नहीं आएगी। तो जब अपना काम हो रहा है तो चलने दो ना। du c+1 माइनस h प्लस x माइनस n/2, ये फॉर्मूला है बेटा। और ये फॉर्मूला बिल्कुल आपकी नसों में बहना चाहिए, याद रहना चाहिए। नहीं रहा तो लपड़ पड़ेगी, मुक्का पड़ेगा, ठीक है ना। C का मतलब क्या है? कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन, X का मतलब हेलोजन, N का मतलब नाइट्रोजन। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल याद होना चाहिए, रटंत विद्या की तरह याद होना चाहिए। du क्या है? आप खुद बोलो, वीडियो को पॉज करके बोलो, शर्म नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी बोलते वक्त। मैं भी बोल रहा हूँ, बोलो भाई। du बराबर c+1 माइनस h प्लस एक्स माइनस n/2। और h प्लस एक्स माइनस n/2 के पूरे के नीचे है ये जो रेखा है पूरे के नीचे है। h का मतलब हाइड्रोजन, x का मतलब हेलोजन, n का मतलब नाइट्रोजन। c+1 माइनस h प्लस एक्स माइनस n/2। अब लगाते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 1, पहले तो अपन उसी पे लगाते हैं जो अपन करके आए हैं अभी। C4H8, इसकी du सबको पता है 1 आएगी। अभी मैं प्रूफ भी कर चुका हूँ, 1 आएगी, du 1 आएगी, पहले से हमें क्लियर है। लेकिन हम इस फॉर्मूले से क्लियर करना चाहते हैं। तो du कैसे निकालेंगे? कार्बन कितने बेटा? 4, तो 4 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितने बेटा? 8, हेलोजन है ही नहीं, नाइट्रोजन है ही नहीं, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना आ रहा है? 5 माइनस 4 और 1 आ गया आंसर। du 1 आनी चाहिए थी और 1 आ गई, देख लो आप। कोई करिश्मा अरिश्मा नहीं है, पहले अपन ने चीज़ों को लिखा, बहुत सारे केसेस पे अप्लाई किया, एक फॉर्मूला निकाल दिया। समझ रहे हो आप बात को? सेकेंड एग्जाम्पल देखो, C4H6 du, इसका भी अपने को पता है 2 आएगी। अभी अपन डिस्कस करके आए हैं। ये 2 एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, बाकी आपको करना है। ये तो गलत है, यही है भैया जो है, जो 4 + 1 माइनस 6 + 0 माइनस 0/2। और आलस कोई नहीं करेगा, मैं भी पूरा लिखता हूँ, आपको भी पूरा लिखना है, हवा में नहीं करेगा कोई। भैया 1 सेकेंड ज़्यादा लगने से अच्छा है सिली मिस्टेक ना हो। फिर 4 के -1 हो जाते हैं, 5 - 3 और ये आ गया आंसर 2। और 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब क्या हो सकता है बेटा? एक पाइबंद हो सकता है और वलय हो सकती है, ये तो अपन ने क्लियर ही कर लिया। 2 का मतलब क्या है? एक पाई प्लस पाई हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, एक पाई प्लस वलय हो सकती है और एक वलय प्लस वलय हो सकती है। इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं, ठीक है। अब मैं काफी सारे एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, उसको आपको खुद को अप्लाई करना है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, देखेगा कोई भी नहीं फॉर्मूले को, अपने से अप्लाई करना है खुद से, ठीक है।
C6H6 का निकालना है आपको, C6H6O का निकालना है आपको, और C8H8 का निकालना है, C8H8O का निकालना है, C4 C8H4 Br फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन, C5H9N का निकालना है, ठीक है, C3H7N का निकालना है, ठीक है, और C6H12O6 का निकाल देना, C12H22O11, आगे चल के पढ़ेंगे। C6H12O6 ग्लूकोज, C12 ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रक्टोज भी हो सकता है, C12H22O11 सुक्रोज, ठीक है, PHOH इसका निकालना, पीएच क्या है, फिनाइल है ना, पीएच क्या है बेटा, फिनाइल, फिनाइल के लिए हम पीएच यूज करते हैं। अगर दिमाग लगाना नहीं आएगा तो मैं आपको पीएच का फॉर्मूला बता दूंगा, है ना, लेकिन आपको मैंने कितनी बार बोला एनसीईआरटी पढ़ा करो, तो देखा होगा तो आपको मिल गया होगा पीएच, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, वरना तो फिर चल ही रहा है जो चल रहा है। भाई हमको कोई बताने वाला होता तो आज हम पता नहीं अरे ठीक है यार, पीएच होल थ्राइस CH, है ना। ये तेरा एग्जाम्पल है, तुरंत प्रभाव से इसको करें, पोज करके कर लो भले, है ना, पोज करो, ऐसे पोज किया, जितना टाइम लेना है 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है ना, फटाफट हो जाने चाहिए। हो गए, चलो डिस्कस करते बेटा। यहाँ पर डी यू निकालूंगा बेटा, क्या निकाली होगी आपने, 6 + 1 - 6/2, यानी कि आ गई 7 - 3 4। बेंजीन, याद करो बेंजीन, है ना, मतलब C6H6 सिर्फ बेंजीन को डिनोट कर रहा है, ये कहना गलत है, लेकिन बेंजीन को भी कर रहा है। और बेंजीन की संरचना सबको पता होती है बेटा, बेंजीन क्या है, पाई पाई पाई, यहाँ पे 3 पाई बंदे और एक वलय है, तो DU 4 ही आनी चाहिए थी, 4 ही आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें DU कितनी आएगी बेटा, ऑक्सीजन का जिक्र है क्या उस सूत्र में, जो C + 1 - H + X - N/2, जब ऑक्सीजन का जिक्र ही नहीं है तो हम उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे, और जब वो चर्चा में नहीं है तो बाकी आइटम तो ऊपर वाले लिखा है, तो 4 ही आ रहा होगा आपका। फिर यहाँ पे निकाला होगा आपने, तो क्या आएगा बेटा, 8 है ना, 8 + 1 - 8/2, तो 9 - 4 5 आ रही है भाई, 5 आ रही है, 5 आ रही है आपकी भी। फिर यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का रोल ही नहीं है, तो अगेन यहाँ पे भी कितनी आएगी बेटा, 5। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे DU कितनी आ रही होगी, 8 + 1, 8 तो कार्बन थे, माइनस 4 हाइड्रोजन है बेटा, हेलोजन कितने आ रहे हैं, ब्रोमीन फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन। अबे ये तो पता है ना, ये हेलोजन होते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, ये तो पता ही है लाइन तुम्हें, तो वही है, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है ना, तो वही वाले हैं, चारों हेलोजन है, तो 4 + 4, नाइट्रोजन कोई है ही नहीं, 8/2 और 9, यानी कि इसकी भी 5 आ रही है, देख लो आप, 5 आ रही है, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। फिर इसकी निकालोगे तो 5 + 1 - 9, और नाइट्रोजन वाला माइनस होता था, H + X - N, माइनस करेंगे, /2 करेंगे बेटा, तो कितना आ रहा है, 6 - 9 में से 1 गया 8, 8/2 4, और 6 - 4 कितने होते हैं भाई, 2 आ रही साहब, C5H9N की। अब C3H7N की बात करते हैं, तो 3 + 1 - 7 - 1/2, यानी कि 4 - 7 में से 1 गए 6, 6/2 3, यानी कि 4 - 3 1 आ रही है भाई, ठीक है, सिंपल है। C6H12O6, 6 + 1 - 12/2, क्योंकि ऑक्सीजन का जिक्र ही नहीं है सूत्र में, तो हम उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। 7 - 6 कितनी आ रही है बेटा, 1। C12H22, यहाँ पे क्या करेंगे, 12 + 1 - 22/2, यानी कि 13 - 11, 2 आ रही है, बिल्कुल आ रही है, 13 में से 11 गए, 2 आएगी, 2 आ रही है। पीएच आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी आप पढ़ते ही नहीं हो, है ना। सर यार आप यार एक क्या है यार, गुस्से क्यों, ऐसे ही है हम पे कोई गुस्सा होता है, हम तुम पे गुस्सा हो जाते हैं। C6H5OH, ठीक है ना, पीएच का मतलब क्या, C6H5 और OH, ठीक है, तो इसको अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, C6H6O, और C6H6O तो यही है, चौथे नंबर का, ठीक है। तो इसकी DU कितनी आ रही है बेटा, 4। सॉल्व क्यों करूंगा,
फिर यहाँ पे क्या लिखा है C6H5 और इसका होल थ्राइस और CH, तो 6 3 जा 18 और एक 19, तो C 19 हो गया, 5 3 जा 15, एक 16, H16 हो गया। हाँ ठीक है। अब 19 + 1 - 16/2, 19 + 1 - 16/2, 20 - 16 में से 2, 16/2 8, कितना आ रहा है 12। सिंपल है। तो अपन ने क्या है डी का फॉर्मूला लगाना सीख लिया बेटा इस माध्यम से कि C+1, देखो इतनी बार लिखने से क्या होता है, याद हो गया अब अपन को C+1 - H + X - N/2 है ना। नसों में बहना चाहिए, खून निकले ना तो पहले फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे काट ले कोई तुम्हारे नस है तो फॉर्मूला गिर जाए, C गिर जाए, H गिर जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अभी तो ये दिया था बेटा अनुसूत्र दियो। केस नंबर सेकंड जो है हम लोग पढ़ेंगे। केस नंबर सेकंड में हम क्या देखेंगे, अगर अनुसंरचना दियो तो इसको पहले मिटाना पड़ेगा बेटा, जगह करनी पड़ती है। आओ जगह कर लिया अपन ने, अनुसंरचना दियो। नेक्स्ट केस क्या पढ़ेंगे, केस नंबर सेकंड, अनुसंरचना दी हो। और वो अनुसंरचना भी कौन सी हो बेटा, द्विविमीय, यानी कि 2D, 2 डायमेंशन वाली, जिसकी x और y डायमेंशन है ना, 3D में नहीं हो, द्विविमीय वाली अनुसंरचना दी हो। तो उसके लिए du कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। सर हम हिंदी मीडियम के, एक लपड़ पड़ेगा ना, पाई बंद की संख्या प्लस वलय की संख्या, ठीक है ना। हिंदी मीडियम के तो क्या इतना नहीं आता कि अंग्रेजी बिल्कुल नहीं लिखी क्या, पाई बंद की संख्या और वलय की संख्या, लो हिंदी में लिख लो, पाई बंद की संख्या, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे ले दे के दिखा कैसे निकलेगा वीडियो में से बाहर, प्लस वलय की संख्या, पाइबंद की संख्या प्लस वलय की संख्या, ठीक है, ये डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर अपन पहला एग्जांपल देखें जो अभी अपन करके आए हैं, पाई पाई पाई, इसमें कितने पाइबंदे बेटा, इसमें 3 तो पाइबंदे और एक वलय आ रही है, तो कुल मिला के डी अगर अपन देखें तो डी कितनी आ गई बेटा 4, क्योंकि अपन ने डी क्या देखा, नंबर ऑफ पाइबंद प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, मतलब पाइबंद की संख्या प्लस वलय की संख्या, तो पाइबंद कितने आ रहे 3 और वलय कितनी आ रही है 1, तो डी कितनी आ गई बेटा 4। ये मैंने आपको खुद से करके बताया। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इसको मैं अगर ऐसे लिखता ना, ऐसे तो भी सही था, ये मैंने ऐसे लिख दिया गोला बना के। इस गोले का मतलब क्या है, जहां पर भी मैं ये गोला बनाऊंगा इसका मतलब ये बेटा कि एकांतरिक रूप से पाइबंद आ रहे होंगे, एक छोड़ के एक, पाई कहीं भी अपनी मर्जी से, कहीं भी अपनी मर्जी से एक पाइबंद खींच लो, कोई नहीं रोक रहा आपको। यहाँ पे मैंने पाइबंद खींच लिया तो दूसरा पाइबंद कहाँ आएगा, एक छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, फिर तीसरा कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो एकांतरिक रूप से पाइबंद आएंगे एक छोड़ के एक, अगर गोला दिया है तो। अब मैं आपको गोले में ही बना के दूंगा, मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है ना। तो दूसरा एग्जांपल देखो, आपको ही करना है, मैंने एक कर दिया, आई एम वेरी आलसी, मेरे को तो सारे डिस्कस करने हैं, ठीक है। काफी सारे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, है ना। साथ के साथ अपन है ना वो भी सीख लेंगे, इनके नाम भी सीख लेंगे, है ना, नाम भी अपन डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। आप ट्राई करते रहो, मैं लिखता रहता हूँ, ठीक है। कुछ के नाम मैंने आपको पहले भी बताए हैं और कुछ मैं अभी बता दूंगा। मैं काफ़ी सारे एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको नाम भी क्लियर हो जाएंगे इनके, जो मतलब जो कॉमन नाम है वो वाले ले लेते हैं। अभी तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, नहीं तो आप एकदम से डर जाओ, ठीक है। ये 6 एग्जाम्पल है अभी तो, और मैं बाकी के इधर लिख रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ बेटा। छः हो गए ना, 7वां यहाँ लिख देते हैं। देखो बहुत सारों की डी सेम ही आएगी, मेरा मकसद सिर्फ डी सिखाना नहीं है, मेरा मकसद है आपको नाम भी सिखा दूंगा मैं साथ के साथ, ठीक है ना। एक तीर से 2 निशाने लगाएंगे बेटा, नाम भी सीख लेंगे और डी भी सीख लेंगे।
आप है ना ये करते रहना, डी तो निकालते रहो अपने से खुद से ही, है ना, टाइम वेस्ट मत करो, डी निकालते रहो। मैं बस लिखते ही डिस्कस कर दूंगा। जो कॉमन बहुत बार बार हमारे काम आएंगे अपन उनके लिख रहे हैं ज़्यादातर, है ना, जो हमारे नहीं आएंगे काम उसके इतने ज़रूरी नहीं है। जरूरी नहीं है सबके लिखेंगे नाम, जिनकी ज़रूरत पड़ेगी उनके नाम लिखेंगे, जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें सिर्फ डी निकालेंगे। हाँ भाई, 1 से 6 तक कर लिया होगा आप लोगों ने, इधर देखो, ठीक है। इसका नाम बताओ पहले तो, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा नैफ्थलीन। बार बार पता नहीं कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका नाम नैफ्थलीन है। इसका नाम बेटा एंथ्रासीन है, ठीक है। मुझे भी नहीं पता, मैंने आपको कितनी बार बता दिया होगा अब तक, ठीक है। अगर मैं आपसे क्या बोला था, कहीं भी अपनी मर्जी से एक पाइबंद खींच लो, उसके एकांतरिक रूप से पाइबंद बनाने। यहाँ मैंने पाइबंद खींच लिया बेटा, यहाँ पे मैंने बना लिया, फिर यहाँ बना लिया, फिर यहाँ बना लिया, फिर यहाँ बना लिया, आपने ऐसे बनाया होगा, ठीक है। तो इसमें कितने पाइबंद आ रहे हैं बेटा? 5 पाइबंद आ रहे हैं। वले कितनी आ रही है? 2 वले आ रही है। चलिए अंदर वाला अंडा भी तो वले है। अबे गधो, ये वले है, ये एक वले ये है और एक वले ये है। अबे गधा तू, हमने तो सोचा ही नहीं था ऐसे, ठीक है भाई, हम भी गधे। 1 2 3 2 5 2 7, कितना आ रहा है डी का? 7, सिंपल। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकांतरिक रूप से पाइबंद खींचोगे बेटा, तो एकांतरिक रूप से पाइबंद खींचोगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 10। 7 तो पाइबंद है और 3 वाला है, 10 आ गया। फिर यहाँ पे खींचोगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो पाइबंद है और 3 वाला है, कितना आ गया बेटा? 10, ठीक है। अच्छा, इसका नाम नहीं बताया, बता रहे भाई, इसका नाम है फिनेंथ्रासीन, फिनेंथ्रासीन, ठीक है, फिनेंथ्रासीन। फिर इसका नाम है बेटा फिनॉल। क्या नाम है इसका? फिनॉल। इसका नाम क्या है? एनिलीन। क्या नाम है इसका? एनिलीन, है ना। बेंजीन के साथ OH लगाओ तो फिनॉल, बेंजीन के साथ NH2 लगाओ तो एनिलीन। फिर वापस से 1 2 3 तो इसके पाइबंद है, एक वलय है, तो इसकी डी कितनी आ रही है? 4। इसकी भी डी कितनी आ रही है? 4। सिंपल है। 6 तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। ये वाले ट्राई करो आप, फटाफट ट्राई करो आप। हाँ भाई, तो ये वाले आप लोगों ने कर लिए होंगे बेटा। यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम है टोलुइन। क्या नाम है इसका? टोलुइन। इसकी भी डी 4 होगी। मैं डी पहले लिख देता हूँ, आपने निकाल ली होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन सब की 4 डी आ रही होगी, यहाँ तक सबकी डी 4 है। मेरा मकसद सिर्फ डी सिखाना नहीं है, मैं आपको नाम भी सिखा दूंगा बेटा, है ना। नाम के नाम भी सीख लेंगे अपन। यहाँ तक देखो बेटा, यहाँ तक सबकी डी 4 आ रही है ना, सिंपल है। इसका नाम टोलुइन है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ कि एक चीज़ होती है ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। तो मैं यहाँ मिटा देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको ऑर्थो मेटा पैरा सिखा देता हूँ बेटा, है ना। पहले आपको ऑर्थो मेटा पैरा सिखाता हूँ ताकि आपको नाम लिखने में आसानी होगी कि ऑर्थो मेटा पैरा क्या होते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बेंजीन वाले बनाई और इस बेंजीन वाले पे मैंने यहाँ जी समूह लगा दिया कोई भी, तो इस जी समूह के सापेक्ष जो ये स्थिति होती है ना बेटा, ये स्थिति होती है ऑर्थो, और इसको शॉर्ट में ओ लिखते हैं। ये भी क्या है? ऑर्थो। ये भी क्या है? ऑर्थो। ये दोनों इस जी समूह के सापेक्ष ऑर्थो है। और अगर यहाँ जो समूह लगा उसके सापेक्ष जी कैसा है? ऑर्थो। मतलब ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष कैसे है? ऑर्थो। तो ये वाली स्थिति कौन सी है बेटा? ये वाली स्थिति है मेटा, जिसको एम से डिनोट करते हैं। ये कौन सी स्थिति है? मेटा। और ये वाली स्थिति कौन सी है बेटा? पैरा। तो पैरा कितनी होती है बेटा? पैरा होती है 1, मेटा होती है 2, ऑर्थो होती है 2, है ना। अब आ जाओ इधर आप। अगर मैं इस मिथाइल के सापेक्ष एक मिथाइल लगा रहा हूं तो ये कैसा हो गया? इस ऑर्थो पे आ गया,
और ये पूरा का पूरा एल्कीन है, इसका मतलब इसका नाम क्या है, ऑर्थोजाइलिन। ये 2 मिथाइल अब मेटा पे लगे हैं तो इसका नाम क्या है बेटा, मेटाजाइलिन। ये क्या है, पैराजाइलिन। 2 मिथाइल ऑर्थो पे तो ऑर्थोजाइलिन, मेटा पे तो मेटाजाइलिन, पैरा पे तो पैराजाइलिन। देखो एकदम से याद नहीं होंगे, धीरे धीरे रोज आप कॉपी खोल के देखोगे, रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में छप जाएगा। आप इसको याद करने की कोशिश करोगे ना तो कभी नहीं कर पाओगे। आपने ठान ली कि मैं तो याद करके रहूँगा या मैं तो याद करके रहूँगी, नहीं हो पाएगा। आपको बस डेली कॉपी घुमानी है, एक बार पढ़ लेना है इसको, अपने आप दिमाग में छपता जाएगा, ठीक है ना। रटना नहीं होता है, सिर्फ पढ़ना होता है, दिमाग में अपना ऑटोमेटिकली छप जाता है, ठीक है। अब ये तीनों मिथाइल एक दूसरे के सापेक्ष मेटा पे लगे हुए हैं, 3 मिथाइल, बहुत बढ़िया कंपाउंड है, बहुत फेमस भी है, इसका नाम है मेसिटिलीन। क्या नाम है, मेसिटिलीन। देखो सबके पीछे इनिन आ रहा है क्योंकि सब में एल्कीन ही एल्कीन है। अब यहाँ पे मैंने इस मिथाइल के सापेक्ष OH लगा दिया ऑर्थो स्थिति पे, यानी कि अब क्या आएगा, ऑल, ठीक है। अब क्या आएगा बेटा, ऑल, तो इसका नाम क्या है, ऑर्थो क्रिसॉल। इसका नाम मेटा क्रिसॉल, इसका नाम पैरा क्रिसॉल। बात समझ में आ रही है। पहले आप यहां तक लिखो एक बार, ठीक है, मेसिटिलीन तक लिखो, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। हाँ भाई, फिर ये क्या है बेटा, यहाँ पे हो गया मेसिटिलीन, ऑर्थो, मेटा, पैरा क्रिसॉल। अब दोनों OH मैंने क्या किया है बेटा, दोनों OH को मैंने ऑर्थो पे लगाया है, तो इसका नाम है बेटा कैटेकोल। अब ऑर्थो मेटा पैरा नहीं चलेगा इसके लिए, ये कैटेकोल है, ये दोनों मेटा पे लगे हुए हैं, रिसोर्सिनॉल है ना, इंफॉर्मेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिसोर्सिनॉल है। इसका नाम क्या है बेटा, पैरा पे लगे हुए हैं, इसका नाम है क्विनॉल। क्या नाम है इसका, क्विनॉल। अब इन तीनों को याद करने का तरीका क्या है बेटा, इन तीनों को याद करने के लिए आप शॉर्ट में याद कर सकते हो CRQ, कैटेकोल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल, CRQ, ठीक है। ये NH2 है, यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या होता है, एनिलीन। अभी बताया था आपको बेंजीन के साथ NH2 लगा होता है एनिलीन। अगर इस NH2 को हटा दूं तो क्या होता है, टोलुइन। तो दोनों को मिला दिया बेटा, तो नाम क्या पड़ गया, टोलुइडिन। क्या पड़ गया नाम, टोलुइडिन। क्योंकि ये CH3 पैरा पे लगा हुआ है इस NH2 के, इसलिए इसका नाम हो गया पैराटोलुइडिन। अगर मेटा पे होता तो मेटाटोलुइडिन, ऑर्थो पे होता तो ऑर्थोटोलुइडिन, ठीक है। सबकी DU 4 है क्योंकि सब में 3 पाइबंद आ रहे हैं, एक वल्ले आ रही है। फिर यहाँ पे देखो ये बेंजीन है, इसके साथ ये OCH3 लगा हुआ है, ये क्या है, एक ईथर है, ईथर है ना, ROR वाली बात याद है आपको, ठीक है। इसका नाम क्या है बेटा, एनिसोल। क्या नाम है, एनिसोल। ये सब NCERT में दिए हुए हैं, मैं कोई बाहर से अपनी मर्जी से नहीं उठा रहा, सब NCERT में दिए हुए हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी चैप्टर में, तो मैं भी बता दे रहा हूं आपको, ताकि आपको भी मजा आएगा। बार बार अभी से शुरुआत कर रहे हैं, फिर बार बार अपन इसको रिपीटेटिव टास्क में लेते रहेंगे, जहां जहां अपन को काम कर यूज में आ रहे होंगे वहां लेते रहेंगे, तो अपने आप दिमाग में छप जाएंगे, ठीक है। एनिसोल, DU 4। फिर ये तो सबको पता है, बेंजोइक एसिड है। क्या नाम है इसका, बेंजोइक एसिड। ये सीख जाओगे आप बेंजोइक एसिड कैसे। इसमें 1 2 3 4 तो पाइबंद आ रहे हैं, एक वल्ले आ रही है, तो इसमें DU कितना हो गया, 5। DU कितना आ गया, 5, ठीक है। अब ये OH के सापेक्ष जब ये CHO समूह, पहले तो इसकी DU निकालते हैं, 1 2 3 1 4 तो पाइबंद हो गए, एक वल्ले हो गई, 4 पाइबंद और एक वल्ले, DU कितनी आ गई बेटा, 5। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, जब भी OH के सापेक्ष ये CHO वाला समूह ऑर्थो स्थिति पे है, इस यहां से यहां तक के समूह को, इतने समूह को बोलते हैं सैलिसिल। क्या बोलते हैं, सैलिसिल। अभी ऑर्थो पे तो इसका नाम यहां तक तो ऑर्थो सैलिसिल हो जाएगा बेटा, ऑर्थो सैलिसिल। अब यहाँ H लगा है क्योंकि ये CHO है तो ये अल्डिहाइड हो जाएगा, ये यहाँ पे OH होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता, यहाँ पे NH2 होता तो ये अमाइड हो जाता, यहाँ पर X होता तो ये एसिल हैलाइड हो जाता। बात समझ में आ रही है। OR होता तो ये एस्टर हो जाता। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये अल्डिहाइड है तो इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो सैलिसिल डिहाइड, ऑर्थोसैलिसिल अल्डिहाइड है ना, ऑर्थोसैलिसिल अल्डिहाइड। या यहाँ पे AL और लिख लेना, ऑर्थोसैलिसिल अल्डिहाइड। अगर मान लो OH होता तो क्या होता, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना, सिंपल है। इसका नाम अपने को नहीं याद रखना बेटा। यहाँ पर बताओ कार्बन की 4 संयोजकता होती है, एक तो है इसी, नाइट्रोजन के साथ कितनी होगी, 3 ही यहाँ पे होगी और 3 ही यहाँ पे होगी और 3 ही यहाँ पे होगी। अब गिनो 2 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी आ रही है, DU 9। आपने ऐसे निकाली होगी, 9 DU आ रही है इसकी, ठीक है। तो ये 22 एग्जाम्पल हो गए, 2 5 और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ आप।
2-5 और एग्जाम्पल करते हैं, ये भी आपने लिख लिया होगा ऑर्थो मेटा पैरा, और उनके नाम भी देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। घबराना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि सर यार नाम कैसे याद होंगे, अरे सब हो जाएंगे, मुझे भी तो याद हुए हैं। चलो इनकी डी यू निकालो पॉज करके, है ना, पॉज करके डी यू निकालो। निकाल ली होगी आपने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 तो पाई बॉन्ड, एक चौथा पाई बॉन्ड, एक पांचवा पाई बॉन्ड और एक वलय, यानी कि डी यू कितनी आ रही है 6। और बहुत फेमस कंपाउंड है बेटा, एस्पिरिन बोलते हैं इसको। एस्पिरिन बेटा अपने किसी में काम में आती है, जो विदेशों में डिस्प्रिन, अपने यहाँ पे डिस्प्रिन के नाम से बिकती है और विदेशों में ये एस्पिरिन के नाम से ही बिकती है। याद है अपने को, मतलब एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, ठीक है, दर्द निवारक, बुखार निवारक, ठीक है ना। तो ये एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक होती है ना, बुखार प्रतिरोधी के लिए, और अपने जो दर्द में, जो दर्द ठीक करती है उस दवाइयों में एस्पिरिन आती है, ठीक है ना। फिर ये वाली बात है, इसमें 1 2 3 4 वलय हो गई, एक ये 5, तो डी यू इसका 5 आ गया। इसका नाम है बेटा ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। आयोडेक्स देखिए आपने, आयोडेक्स, आयोडेक्स में ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन होता है, ठीक है ना। तो वो इसका फॉर्मूला ये रहा ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन का। इसको बोलते हैं सेलोल, क्या बोलते हैं, सेलोल, ठीक है। और इसकी डी यू भी कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5। और बेटा ये पीएच को मत भूल जाना, ये पीएच का मतलब अभी बताया था फिनाइल है, यानी कि ये पूरा गुच्छा लगा हुआ है पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, गलत हो गया ना, वो पीएच को तो काउंट ही नहीं करा। तो डी यू कितनी आई इसकी, 9। लोग 5 ही लगा के आ जाते हैं, 9 आएगी, सेलोल। नाम से हमें इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, बस ध्यान में रहना चाहिए, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे हो जाएगा। इसका नाम है बेटा एजुलिन। क्या नाम है इसका, एजुलिन। 1 2 3 4 5 तो पाई बॉन्ड हो गए, 2 वलय हो गए, इसकी डी यू कितनी, 7। डी यू निकालना है अपना मेन मकसद, तो नाम नहीं है मेन मकसद, क्या है, डी यू मेन मकसद है। डी यू तो निकाल पा रहे हो ना, 1 2 3 4 5, डी यू कितनी है, 5। नाम क्या है, ट्रोपोलोन। पहले भी यूज किया था ट्रोपोलोन, जब कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ाया था, ठीक है। इसका नाम नहीं जानना, इसमें डी यू निकालनी, 1 2 3 और एक वलय 4, 4 इसकी, 4 इसकी, 4 इसकी, 4 तिया 12, इसकी डी यू कितनी आ रही है, 12। और देखते हैं, ये मिटा दूं, तो डर लग रहा है, अबे पागल काय का डर, डी यू निकालना आ रहा है ना। अपना मेन मकसद क्या है, डी यू, अपना मेन मकसद डी यू है। डी यू से नहीं भटकना, नाम इसलिए लिखे हैं ताकि बार बार लिखते रहेंगे, आपको टाइम मिल गया पढ़ते रहना, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल और करते हैं, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो फिर, क्योंकि आप लोगों को मेहनत करने की इच्छा तो होती नहीं है, इतना क्यों पढ़ा रहा है, यही चलता रहता है फिर दिमागों में। चलो ये 2 एग्जाम्पल और कर लो बस, 29-30 है ना, 29-30 और कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद केस नंबर 3 पढ़ेंगे, फिर डी यू खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। फटाफट ये कर लो आप, ठीक है। हाँ भाई, तो इसमें देखो इसमें 1 2 3 तो पाई बॉन्ड, एक वलय आ रही है, तो 4 तो ही है, 4 इसकी, 4 इसकी, एक वलय ये है, एक वलय ये है, एक वलय ये है, 4 तिया 12 13 14 15, 15 आ रही भैया डी यू, सिंपल था। फिर 1 2 3 4 5 6 तो पाई बंद हो गए,
और 2 इसकी वले हो गई, तो 6 और 2 8 इसके हो गए। ठीक है, सिंपल था। ठीक है, अब नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं बेटा। ये तो क्या था, अपन ने द्विबंध तुल्यांक निकालना सीखा, किसमें, ये सीखा हमने द्विविमीय संरचनाओं में। अब अपन किस पे चलेंगे बेटा, अब अपन चलेंगे त्रिविमीय संरचना में। कैसे निकालते हैं अपन डी यू। ठीक है, निकालते बिल्कुल वैसे ही बेटा। एक तो वो परिभाषा ध्यान में रखो जो मैंने आपको बताई थी, कितने बंध तोड़ने पर खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक प्राप्त होता है, उसे डी यू कहते हैं। अगर वो आपको याद है तो दिक्कत ही नहीं है कहीं पे, क्योंकि देखो त्रिविमीय में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाती है। तो अपन देखते हैं, अनुसंरचना दी हो, लेकिन अब की बार किसमें, त्रिविमीय में, यानी कि 3D में, है ना, 3D में दियो। कभी कभी सवाल आ जाते हैं 3D वाले भी, तो अपने को आना चाहिए। तो ऐसे केस में बेटा हमने खुद ने एक फॉर्मूला बना रखा है डी यू का, और वो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेसेस माइनस नंबर ऑफ बॉक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हर जगह लागू नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको प्रिफर भी नहीं करता। मैं प्रिफर किसको करता हूँ, उस परिभाषा को। वो परिभाषा कौन सी है, कितने बंध तोड़ने पर खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक मिलता है। ठीक है, मैं उस परिभाषा को फॉलो करता हूँ, लेकिन कहीं कहीं पे इससे बहुत जल्दी से आंसर आ जाता है। जैसे अगर अपन उदाहरण देखें, पहला उदाहरण हम लोग देखें कमरे का, यानी कि क्यूब का, यानी कि घन का। तो ये हमने एक घन बनाया, ठीक है। अब इस घन में देखो, आप मुझे इतना सा बता दो, इस घन में कितने फेस हैं। भाई कमरा है, कमरे में कितनी दीवारें होती है, 1 2 3 4, एक छत और एक नीचे जिस पे अपन खड़े हैं वो 6। तो 6 तो इसके फेस हो गए। और इसमें कमरा कितना है, 1, बक्सा कितना है 1, तो 6 - 1 5, यानी कि इसकी डी यू कितनी आनी चाहिए बेटा, 5। तो सर इसमें पिछला फॉर्मूला भी तो लगा सकते थे, नंबर ऑफ पाइबंद प्लस नंबर ऑफ रिंग, पाइबंद की संख्या प्लस वलय की संख्या। अगर आपने पाइबंद और वलय की संख्या लगाई बेटा, तो ये पाइबंद और वलय की संख्या में फेल हो जाएगा। इसमें वलय कितनी आ रही है, 6 वलय आ रही है, तो इसकी डी यू उस फॉर्मूले से कितनी आएगी, 6, जो कि गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि जो अपन ने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था ना, डी यू बराबर C+1 - H + x - n/2, वो कभी गलत नहीं होगा। और वो भी छोड़ो, जो परिभाषा है वो तो कभी गलत ही नहीं हो सकती, कितने बंध तोड़ने पर खुली श्रृंखला। तो उन सबसे आंसर 5 आएगा। अभी मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा, इसलिए वो केस नंबर 2 वाला तो त्रिविमीय में लग ही नहीं सकता। एक्चुअल में क्या होता है, जब इस बक्से को पूरा क्लोज कर रहे होते हैं तो एक जबरदस्ती की प्रतिबिंब बन जाती है, एक जबरदस्ती की वलय बन जाती है। ठीक है, तो वो भी काउंट हो जाती है। लेकिन खैर अपने को उससे मतलब नहीं है। पहले तो अपन हर कोना यहाँ पे अपना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हर कोना यहाँ पे हमारा क्या दर्शा रहा है, कार्बन दर्शा रहा है। तो कितने कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने हैं, तो बेटा 8 तो कार्बन हो गए। और हर कार्बन की संयोजकता 3 तो पूर्ण हो रही है, एक बची है, और एक जो दिख नहीं रही है वो क्या है बेटा, हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, हर एक कोने पे एक एक हाइड्रोजन आ रहे हैं बेटा, 8 हाइड्रोजन है। अब अगर मैं इसमें डी यू का वो वाला फॉर्मूला लगाऊं, C+1 - H + x - n/2 वाला, तो क्या लिखूंगा, 8 + 1 - 8/2, यानी कि 9 - 4, यानी कि 5 आंसर आ गया। तो इस फॉर्मूले से भी 5 आ रहा है, उस फॉर्मूले से भी 5 आ रहा था, और एक और परिभाषा से भी 5 आ जाएगा। जब 3 तरीके से 5 आ रहा है तो क्या बुराई है भैया, मान लो ना 5 है। खैर कैसे 5 आ रहा है, तीसरा तरीका देखना। मैंने क्या बोला था, कितने बंध तोड़ने पर यौगिक खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक बनेगा, वो डी हो जाएगी। मैं इसके बंध तोड़ता जाऊंगा, आप गिनते जाना कितने बंध तोड़ता जा रहा हूं, और तब तक तोड़ूंगा जब तक इसकी खुली श्रृंखला नहीं बन जाती। और इस तरह से तोड़ूंगा कि यौगिक रहे। ऐसा नहीं इसकी चारों टांगे मिटा दिया, वो यौगिक ही भिन्न भिन्न हो गए, टूट गया भैया, पता नहीं कहाँ जा रहा है, ऐसा नहीं। अपने को यौगिक को बनाए रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करूंगा, देखो सबसे पहले ये वाली मैंने मिटा दी, ये वाली रेखा मिटा दी। क्या अभी ये खुली श्रृंखला बना क्या, नहीं, ये भी वलय, ये भी वलय, ये भी वलय, ये भी वलय। अभी एक बंध तोड़ा नहीं बना, एक और वलय, एक और बंध तोड़ते हैं। इसको देख के बताओ क्या अभी ये खुली श्रृंखला बना क्या, नहीं, अभी भी नीचे वलय आ रही है, ये वलय बनी हुई है बेटा, ये वाली वलय बनी हुई है। अपन ने केवल ये 2 बंध तोड़े हैं अभी भी ये वलय, ये भी वलय, ये भी वलय। पास समझ में आ रही है, अभी भी वलय आ रही है, यानी कि अभी भी खुली श्रृंखला नहीं बना। एक और तोड़ो, यहां से तोड़ दिया, या छोड़ो इसको मत तोड़ो, पहले इसको तोड़ो, चारों टांगे मत तोड़ देना, नहीं तो यौगिक की स्थिति हो जाएगी। क्या अभी भी खुली श्रृंखला है, नहीं, अभी भी ऊपर वाले नीचे वाले। अभी तक कितनी तोड़ चुके हैं अपन, 1 2 3 टांगे तोड़ चुके हैं, चौथी नहीं तोड़ूंगा, नहीं तो वलय अलग हो जाएगी, मतलब यौगिक ही अलग हो जाएगा। अभी भी 2 वलय आ रही है। अब क्या करूंगा बेटा, एक बार इसको मिटा दिया, 4 तोड़ चुका हूं, और एक बार इसको मिटा दिया,
5 तोड़ चुका हूं। अब देख लो आप, यौगिक कैसा आ रहा है बेटा, खुली श्रृंखला आ रहा है और यौगिक संतृप्त हो गया, कोई पाइबंद नहीं है, कोई वलन नहीं है। कितने बंद तोड़ने पर हुआ है? 5 बंद तोड़ने पर हुआ है, इसलिए इसकी डी यू कितनी आ रही है? 5। तो मुझे तो सबसे बेस्ट तरीका ये लगता है बंद तोड़ के देख लो, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। नहीं तो आप इसका ये फॉर्मूला अनुसूत्र बना लो, अनुसूत्र वाले फॉर्मूला लगा लो, उससे भी आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये तो पहला एग्जाम्पल है, बाकी के एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप खुद ट्राई करो, इमेजिन करो। सारा खेल इमेजिन करने का, आपको खुद को इमेजिन करना है। अगर आप खुद नहीं इमेजिन कर पाए तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल देखो, और मैं तो कह रहा हूँ आप दोनों तीनों तरीके अप्लाई करके देखो, ठीक है ना। टेढ़ी हो गई लाइन, लाइन को सीधी बना लेते हैं, फिर से टेढ़ी हो गई, बस इससे ज्यादा नहीं बनेगी मेरे से सीधी। ये अब की बार 2 कमरे बेटा, है ना, 2 कमरे में आपको बताना है कितनी डी होगी। तीसरा ये है, चौथा एग्जाम्पल, और ये 5वां एग्जाम्पल। ट्राई करो, पोज करके ट्राई करो, फटाफट ट्राई कर लिया होगा आपने। अब देखो, सबसे पहले तो अगर मैं इसमें फेस गिनना चाहूं, 2 कमरे, 2 कमरे में एक फेस तो कॉमन आएगा, बताओ कौन सा वाला है? बीच वाला। तो मैं उसको 2 बार काउंट नहीं करूंगा बेटा, उसको एक ही बार काउंट करूंगा। तो 6 फेस तो इसके थे, अब 6 इसके होता, लेकिन एक कॉमन आ गया, तो टोटल कितने फेस हुए? 11। तो 11 तो फेस हो गए, बक्से कितने? 2, 11 में से 2 गए 9, एक तरीका। दूसरा तरीका वही कार्बन गिन लो, हर एक कोना क्या है? कार्बन है, तो 4, 4, 8, 4, 12, 12 तो कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने आएंगे? इन वालों पे हाइड्रोजन नहीं आएंगे बेटा, क्यों? क्योंकि इसकी 1, 2, 3, 4 चारों संयोजकता पूर्ण है, चारों संयोजकता पूर्ण है, तो बेटा केवल किन कॉर्नर पे हाइड्रोजन आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 8। अब डी यू निकालनी है, तो 12 + 1 माइनस 8/2, 13 - 4, और 13 - 4 भी 9 ही होता है। और तीसरा तरीका क्या है? बंद तोड़ के देख लो, उसमें टाइम लगेगा। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में आपको फेस पहचानने हैं, फेस ही नहीं पहचान में आते लोगों को। देखो सबसे पहले तो एक फेस तो ये हो गया, फिर दूसरा फेस ये हो गया, ठीक है, फिर तीसरा फेस देखो ये हो गया बेटा, मेरी चौक देखते रहना आप, तीसरा फेस ये हो गया, फिर चौथा फेस देखो, चौथा फेस ये हो गया, ये वाला, ये चौथा फेस हो गया, ये 5वां फेस हो गया, ये वाला 5वां फेस हो गया, ठीक है ना। 5 फेस है बेटा टोटल। तो यहाँ पे डी यू कितनी आएगी? 5 तो फेस हो गए और एक उसका वो हो गया कमरा, बक्सा, तो डी यू आ गई 4। एक तरीका। दूसरा तरीका बंद तोड़ने वाला। तीसरा तरीका कार्बन गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने कार्बन है? 6। तो C6। हाइड्रोजन कितने बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाइड्रोजन भी 6। और C6H6 की अपन ने डी यू निकाली थी, कितनी आती है? 4 ही आ रही है। यहाँ पे कार्बन नहीं है, ये पीछे जा रहा है हिस्सा, 3D है भाई, 3V में है, ठीक है। फिर अगला सवाल देखो बेटा, अगला सवाल करने के लिए हमें परिभाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कितने बंद तोड़ने पर खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक बनता है। तो मैंने इसका एक बंद तोड़ा, क्या खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक बना गया? नहीं, एक बंद तोड़ने पर नहीं बना, एक और बंद तोड़ा, अब देखो ये खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक बन गया क्या? यहाँ से 2 बंद मिटा दिए मैंने, बिल्कुल बन गया। तो इसकी डी यू कितनी आ गई? 2। खत्म, खल्लास, ठीक है। अगला सवाल नीचे वाला, सबसे पहले तो मैं पाई बंद को मिटाता हूँ क्योंकि ये दुखदाई है, फिर इसके बाद मैं इस बॉन्ड को मिटाऊंगा, फिर इसके बाद में इस बॉन्ड को मिटाऊंगा। जैसे इनको मिटाया ये खुली श्रृंखला संतृप्त यौगिक बन गया। इसकी डी यू क्या आ गई बेटा? 3। इसकी डी यू क्या आ गई? 3। एक केस और है बेटा, ठीक है, वो चाहो तो आप सुन लो, है ना। एक केस और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। केस नंबर 4 है कि लवण के केस में, सॉल्ट के केस में डी यू जो होती है वो कैसी आती है बेटा? वो आती है दशमलव में, ठीक है ना, फ्रैक्शन में आती है, ठीक है ना, 3/4, 1/2 इस तरह के रूप में आएगी। तो अभी वो केस नंबर 4 में डिस्कस कर लेता हूँ, आप लोग पहले इसको लिख लो, ठीक है।
हाँ भाई, केस नंबर 4 देखेंगे। केस नंबर 4 वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सुनने में क्या हर्ज है, ठीक है। तो केस नंबर 4 देख लेते हैं बेटा। केस नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है, लवण के केस में du अनुपात में आती है, इतनी सी बात है, अनुपात में आती है। जैसे अपन एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा CH3CO माइनस, क्या लिखा मैंने, CH3CO माइनस। ऑब्वियसली बात है यार, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन की कमी से एक डी उत्पन्न होती थी, ठीक है। यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन कम हुआ है, यानी कि दशमलव की बात आएगी, 0.5 की बात आएगी। लेकिन ठीक है, अपन तो वो सूत्र लगाते हैं अपना, तो C2 हो गया और H3 हो गया और O2 हो गए और इन सब पे एक माइनस आ रहा है। अब अपन तो वो सूत्र लगाएंगे du बराबर C+1 वाला, तो 2 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने 3/2, तो यहाँ पे 3 - 1.5, ये कितनी आ गई 1.5। इसमें किसी को कोई डाउट आ गई ना भाई, अनुपात में 3/2 आ गई, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं। यहाँ पर पाई और यहाँ पर मैंने धनायन ले लिया। अब यहाँ पर मैं कार्बन गिनूंगा तो टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं बेटा 6, और हाइड्रोजन गिनूंगा तो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, बाकी सब जगह 2 हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ काप धनायन वाली जगह पर एक हाइड्रोजन है। याद करो काप धनायन कैसे बनता है, जब अपने इलेक्ट्रॉन भी किसी और को दे देता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 4 6 7 8 9 हाइड्रोजन कितने बेटा 9, और इस पूरे पे क्या आ रहा है प्लस। अब फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाऊंगा 6 + 1 माइनस 9/2, यानी कि 7 - 4.5, और 4.5 तो 2.5 आ जाएगा, 4 2 6 और 3 है ना 7 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा आंसर 2.5। तो लवण के केस में कैसे आती है बेटा, अनुपात रूप में आती है, दशमलव में आती है du, ठीक है ना। एक ही केस है जिसमें आ सकती है, बाकी सब में कैसे आएगी, नॉर्मल नेचुरल नंबर जैसी। तो आज के केस में अपन ने आज जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा, अपन ने असंतृप्तता की कोटि खत्म कर लिया बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म कर लिया अपन ने, जो कि बहुत आसान था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था आगे के चैप्टर्स के लिए, जिसका नाम था du। अगले क्लास में हम लोग समझाती श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, होमोलोगस सीरीज के बारे में। एनसीईआरटी पढ़ के आना और अभी वापस जाके एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी में जितने भी आपको क्या बोलते हैं चित्र दिए हों, संरचनाएं दी हों, उनका जाके डीयू निकालो। यही है टारगेट, और क्या है, यही आपके लिए होमवर्क है, करो उसको। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि ये चीज़ नहीं आ रही, बात समझ में आ रही है। थैंक यू, गुड बाय।